ओके, सो वी हैव सीन दैट जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर वो कैलिको एक्ट लेके आए, वो सब की वजह से क्या हुआ कि इंडियन कॉटन जो है उसका डिक्लाइन हो गया। ओके, अभी और लेकिन थोड़ी जो हमने बोला था कि 2 पॉइंट ऐसे थे जहाँ से थोड़ी होप मिल सकती थी, वो क्या कि एक पॉइंट तो ये था कि जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ में कॉटन बनता था, वो कॉटन बहुत ही ज़्यादा फाइन था, पतला था, और जो रिच पीपल पहनते थे ऐसा था। लेकिन इंडियन पुअर पीपल, ओके, इंडिया के पुअर पीपल बहुत जाड़ा जाड़ा कपड़ा पहनते थे जो सस्ता होता था, लेकिन वो कपड़ा वो लोग नहीं बनाते थे, इंग्लैंड की इंडस्ट्री में नहीं बनता था, वो मशीन मेड ही थी तो वो नहीं बनता था। इसलिए होता था क्या था कि ये जाड़े कपड़े तो एटलीस्ट हम बना रहे हैं और हम पहन रहे हैं, इतना तो हो सकता था। तो ये एक होप थी अच्छी कि हमारा वो चलता रहेगा। दूसरा ये कि जो एकदम बहुत ही ज़्यादा फाइन वर्क है, ओके, जो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल हमने देखा था कि जिसको बहुत ही अच्छी तरह से बुना गया है, तो वो बांधनी बोलते हैं। ओके, तो वो इतनी मतलब यूनिकनेस से बुना गया है, वीव किया गया है कि वो मशीन से नहीं हो पाता। ओके, सो इसी तरह हमारे 2-3 रीजंस की वजह से ये हमारा हैंडलूम चलता रहा। ओके, हमारा इंडियन टेक्सटाइल थोड़ा बहुत चलता रहा। सर लेकिन झाड़ा कपड़ा मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं जाड़ा मतलब जस्ट लाइक थिक थिक कपड़ा। ओके, जो हम सपोज ऐसे हम जो विंटर में पहनते हैं वो जाड़ा, और जो समर में पहनते हैं वो पतला। तो ये विंटर में जैसे पहनते हैं वैसे थिक थिक मटेरियल वाले कपड़े। ओके, जैसे कॉटन है, कॉटन का शर्ट है तो एक लेयर है, लेकिन कॉटन के 2-3 शर्ट है तो वो जाड़ा कपड़ा हो गया है ना, लाइक दैट, उसी का एक लेयर बनाया गया है। सर अभी जैसे मैंने पहना हुआ है, यस, सो ये थोड़ा मोटा है और तुमने पहना है वो थोड़ा पतला है। ओके, इससे पतला भी आता है शर्ट का मटेरियल, तो वो उससे भी ज़्यादा फाइन हो गया, तो वो मोटे नहीं बनाते थे मशीन में, तो वो फायदा हो गया ना। सर देख, इंडियंस का मतलब पतला बनाना आता तो था ना। हाँ, हमें तो सब कुछ आता था, वो लोग नहीं बनाते थे। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज में मशीन मेड बनता था तब वो ये नहीं बनाते थे। हमें पतला बनाना तो आता था, लेकिन हमारा पतला वहाँ बिकता नहीं था, वो क्योंकि मशीन में बनता था वहाँ पर, और मशीन में बहुत ज़्यादा बनता था और चीपली बनता था, और हमारा कॉस्टली हो जाता था इसलिए। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, जो अभी मदुराई की तरफ जाना जाता है, मदुराई, ओके, तमिलनाडु में, और शोलापुर भी हमारा फेमस ही है। ओके, these towns emerged as the import new centers of weaving in the late 19th century। late 19th century में याद रखना कौन कौन से, शोलापुर और मदुरा, ओके, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बॉयकॉट imported textiles and use हैंड स्पून एंड हैंड वोवन क्लोथ। सो उसके बाद ये लेट 19th सेंचुरी की बात है। ओके, तो थोड़ा बहुत चलता रहा। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में नए नए सेंटर्स आए थे। ओके, कौन कौन से, यही मदुरा और हमारा शोलापुर में। और फिर लेट 19 हुआ, फिर अर्ली 19th सेंचुरी, फिर गांधी जी ने तो आके मतलब पूरी धूम मचा दी, तो उन्होंने बोल दिया कि बॉयकॉट करो। जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी इंग्लैंड में कि इंडिया के क्लोथ बैन कर दो, इंडिया के वहाँ से इंपोर्ट हुआ नहीं बिका जाएगा, बहुत महंगा बिका जाएगा, वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। वही चीज़ गांधी जी ने इंडिया में कर दिया कि वहाँ के कपड़े कोई पहनेगा ही नहीं। हम लोग हैं, हमारे भी रिच पीपल को वहाँ पहनना था, रिच क्लास को, मिडिल क्लास को, लेकिन गांधी जी ने सबको मनाया कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए या तुम्हें मतलब अपने लोगों का देखो क्या हाल हो रहा है, और तुम्हें भी कुछ ज़्यादा फ्रीडम है नहीं, तुम वहाँ के कपड़े पहन रहे हो, तुम हो उनके गुलाम और वहीं के कपड़े पहन रहे हो। ओके, तो गांधी जी ने बंद करवा दिया, बॉयकॉट करवा दिया, जैसे अभी हम चाइना का बॉयकॉट करवाया है ऐसे। ओके, लेकिन वो सब बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जैसे अभी एक बहुत बड़ा अच्छा वाला जोक, बड़ा नहीं, बहुत अच्छा वाला जोक मैंने लास्ट ईयर सुना था जब हमने सब चाइना बॉयकॉट शुरू किया था, कि हम ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी, इतना ज़्यादा मतलब किसी घुस जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं वो पता ही नहीं चलता। जैसे चाइना बॉयकॉट, तो ऐसा
कि मतलब इतना हमने इतना ज़्यादा फैला दिया, लेकिन सही में कोई अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे चाइना ने स्ट्रेटेजी लगा दी कि बॉयकॉट चाइना, ऐसी टी शर्ट छपवा के इंडिया में बेच दी। तो हाथों हाथ मतलब 200-500 करोड़ की टी शर्ट्स इंडिया में बिक गई। अभी पैसे किसने कमाए? चाइना ने, क्योंकि चाइना ने बनाया था, ओके, सस्ती बनाई और बनाया इंडिया में बेच दिया। भले ही उनका नाम खराब हो रहा है, उन्होंने खुद ही ऐसा लिख दिया कि बॉयकॉट चाइना और इंडिया में बेच दिया, और इंडिया को तो यही चाहिए था कि ऐसी टी शर्ट पहनेंगे। अरे भाई कहाँ की टी शर्ट है वो तो देखो, वहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ पे। सर आजकल तो ना ऐसा ही होता है कि चीज़ इंडिया में बनी होती है फिर भी इधर स्टिकर लगा देते हैं मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, हाँ ऐसा भी होता है। और ऐसा जो चाइना की इमेज है वो ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं ना एकदम सस्ता माल होता है या चला तो चल गया नहीं तो फिर बिगड़ भी जाएगा। सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, सारी चीज़ वहाँ पर भी लेवल है कि एकदम लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, अल्ट्रा हाई, मतलब एकदम फाइन लेवल। एप्पल आईफोन, एप्पल का भी वहाँ कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है और असेंबल भी होता है, ओके। तो दैट डजंट मीन कि आईफोन को हम बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन Xiaomi आएगा, ओप्पो, वीवो आएगा तो हम बोलेंगे अरे चाइना का फ़ोन है। लेकिन सर वो भी फोन दूसरे कंपनी से अच्छे चलते हैं। हाँ, वो दूसरे कंपनी से अच्छे चलते हैं और सस्ते मिलते हैं, हाँ। ओके, इसीलिए वो अभी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? बॉयकॉट चाइना। तो फिर हम बोल तो रहे हैं बॉयकॉट चाइना, लेकिन वहाँ की जो प्रोडक्ट है, पहली बात वो सस्ती है तो हमने ले ली, क्योंकि महंगी क्यों ले, सस्ती मिल रही है तो, ओके। दूसरी बात कि हमें जो मतलब सस्ती मिल रही है वो तो है ही, और क्वालिटी, ओके। तुम्हें सपोज 20,000 का फ़ोन चाहिए, वो 20,000 का फ़ोन सैमसंग देगा और फिर वही चीज़ ओप्पो, वीवो में 10,000 में मिल जाएगी, और क्वालिटी भी उसके जैसी ही, भले ही दिखने में क्वालिटी उसके जैसी फाइन। अगर तुम रिसर्च करो तो भले ही ना हो, लेकिन दिखने में ये जोर से सुनाई देता है, कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, ये वो। अभी कैमरा मतलब क्या, सब लोग ऐसा ही सुनते हैं, मेगापिक्सल बट ज़्यादा हो मतलब अच्छा कैमरा। अरे ऐसा नहीं होता है, उसकी DPI देखनी पड़ती है, रिजोल्यूशंस देखने पड़ते हैं, उसके हिसाब से कैमरे की क्वालिटी परखी जाती है, जज की जाती है। और हमारे सबके दिमाग में क्या होता है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतना, और जितना ज़्यादा जूमिंग उतना अच्छा कैमरा। इट्स नॉट दैट वे, ओके। तो वो समझना पड़ता है, ओके। सर अभी एक फोन आया था सर 15,000 में 108 मेगापिक्सल। हाँ लो चलो, खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो गांधी जी ने बोल दिया खादी पहनो। अभी गांधी जी की अभी जो वो गई पुण्यतिथि, पुण्यतिथि तो नहीं गई, नहीं पुण्यतिथि गई ना 2 अक्टूबर, ओके। तो तब आया था वापस ऐसे कि खादी पहनो, खादी पहनो। लेकिन अभी खादी कोई पहनता नहीं है, क्यों? एक तो महंगा है और दिखता भी वैसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत अभी तुम कहीं पूजा है और वहाँ पे खादी का कुर्ता पहन के चले गए तो चलो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके ही सामने दूसरा कुर्ता पहनोगे जो उससे सस्ता है और चमक रहा है, बिग बाजार में से ले आए या रिलायंस मॉल में से ले आए, डीमार्ट में से ले आए, तो वो लोगों का चमक रहा है, लस्ट्रियस है। हमने देखा ना आगे के साइंस के पोर्शन, हाँ। मेटल, नॉन मेटल, मेटल कैसे लस्ट्रियस होते हैं, वैसे ही लस्ट्रियस कपड़े हैं, ओके। वो कॉटन वाला भी चैप्टर हमने देख लिया है, हाँ। अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स, हाँ। ओके, एंड रेजिन और वो सब प्लास्टिक्स वाला, Yes. तो वही चीज़ है। तो फिर सस्ता मिल रहा है, अच्छा दिखने में अच्छा मिल रहा है, तो कोई खादी क्यों पहनेगा, ओके। वैसी ही बात है यहाँ पे। नाउ एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एडोप्टेड इन 1931। तो उन्होंने खादी फेमस कर दी, चरखा फेमस कर दिया, ओके। चरखे से चलाए और सब बोले कि बस खादी पहनो, चरखा चलाओ, और चरखे को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हमारा ट्राइंग हमारा जो वो है, हमारा फ्लैग है, उसमें बीच में ही सबसे पहले ऐसे प्लेन था, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ओके। फिर बीच में चरखा डाल दिया, और फिर जब रिलीज हुआ, मतलब जब हम फ्री हुए, तब बीच में अशोक चक्र आ गया, ओके। तो सब डेवलप हुआ पहले है। चरखा था सर? हाँ, इसके पहले तुम देखना, गूगल करना, पहले चरखा था, चरखा ही बीच में, जैसे यहाँ अशोक चक्र है वहाँ अशोक चक्र नहीं था, चरखा था वहाँ पे। सर चरखा मतलब ऐसे चलाने वाला से इतना? हाँ, वो ये अभी यहाँ पे दिखाया था ना, नहीं दिखाया गांधी जी को, वो 2 व्हील जैसा होता, ये रे नहीं, ये नहीं है, 2 व्हील जैसे होते, एक बड़ा और एक छोटा, और ऐसे करके हाँ, बुनते रहते वो हैं। तो सर देखा, लेकिन हाँ। ऐसा था मतलब। हाँ, वैसा था, वैसा ही था, ओके। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है अभी, तो टिप्पू तो सुल्तान। अशोक चक्र क्यों लगा है?
अशोक चक्र के पीछे भी मतलब हिस्ट्री है। जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने बहुत कुछ किया था, मतलब हमारे नेशंस के लिए बहुत कुछ। तो इसीलिए सम्राट अशोक स्तंभ जो है वहाँ पे ही वो ऐसे 4 लायंस होते हैं, वही सिंबल हमने लायंस वाला सिंबल ले लिया है। और उसके पीछे वापस कभी डिस्कस करेंगे, उसके पीछे भी अच्छी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ही है। ओके चलो, सो ईयर याद रखना 1931 में। नाउ व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड। तो जो लोग मतलब इतने ज़्यादा कंपटीशन था, डिक्लाइन हो गया, तो क्या हुआ, मतलब इंडियन वीवर्स और स्पिनर्स को, जो स्पिनर्स जो वो कौन थे, महिलाएं थी, और वीवर्स जो मैन थे, उन लोग का क्या हुआ। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर। उनके पास अभी वो लोग अभी कपड़ा बनाएंगे ही क्यों, कपड़ा बना के बेच, कोई ले ही नहीं रहा है तो बनाएंगे नहीं, तो वो बनाना बंद कर दिया, तो काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सम माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड येट अदर वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो कोई कोई लोग सिटी में जाने लगे कि कहीं सिटी में जाके कोई काम मिल जाए ऐसे। ओके, तो सिटी में जाके, जैसे यहाँ गुजरात में हमारे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे काम लेने आते हैं, कि लेबर वर्क हो, कोई भी वर्क हो, एजुकेटेड हो और नॉन एजुकेटेड हो, आ जाते हैं काम लेने। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो इन दी सर्च ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा लोग टुवर्ड्स सिटी आ गए, और बहुत ज़्यादा लोग प्लांटेशन में काम करने लगे। अफ्रीका मतलब माइग्रेट हो गए, यहाँ से चले गए। ओके, कहाँ पे, अफ्रीका और अमेरिका। अभी पासपोर्ट लेके गए थे या विदाउट पासपोर्ट तो उसमें होता क्या है कि ये जो प्लांटेशन वाले जो होते हैं, उसमें भी जैसे ज़मींदार जैसे होते हैं, हेड होते हैं, तो वो हेड को परमिशन दी जाती है कि तुम अपने साथ 100 लोग को ले जा सकते हो। तो यहाँ से लेबर ले गए और 100 लोग अफ्रीका में प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो ये प्लांटेशन वर्क ऐसा है कि जिसको कंटिन्यूअस तुम्हें काम करते रहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी काम कर लिया एक दिन फिर 10 दिन की छुट्टी, या 10 अफ्रीका किसी के अंडर था, किसी कंट्री के अंडर था। हाँ, अंदर था ना, अंदर था, यस। तो सर फिर भी अलग जाते थे मतलब उधर। हाँ, प्लांटेशन वर्क है, फिर वो क्या बोलते हैं जो खुदाई होती है ना, माइनिंग वर्क है। ओके, वो सब तो पहले से ही चलता रहता था, माइनिंग वर्क चलता रहता था, प्लांटेशन वर्क चलता रहता था, वो तो चलता ही रहता था। Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, अभी उसको मुंबई बोला जाता है, एंड अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। तो कोई कोई लोग जो सिटी में काम ढूंढने जाते थे, तो किसी उनको कॉटन मिल में काम मिल गया। जो नई नई कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी वहाँ पे काम मिल गया। और कॉटन मिल सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, याद रखना, मुंबई में। ओके, अभी आएगा, हम पढ़ेंगे। अभी 1854 में मुंबई में आई थी, और उसके बाद धीरे धीरे अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, सब जगह वो स्टार्ट हो गई थी कॉटन मिल्स। ओके, तो अभी हम कॉटन मिल्स का देखेंगे। शोलापुर में क्या हुआ था? इधर सोलापुर में मतलब नए सेंटर स्टार्ट हुए थे वीविंग के। ओके, हाँ, तो नए दीज 2 टाउन्स इमर्ज एज इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। वीविंग धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्लिनेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 सिटी में कैसे स्टार्ट हुआ कि वो लोग ने बोला कि जैसा हो वैसा, बिके ना बिके, चलो हम अपना काम तो शुरू करते हैं, देखते हैं कोई पहनेगा नहीं पहनेगा। और वो वहाँ पे उसको फ़ायदा भी हो गया। क्या फ़ायदा हो गया कि जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया लेट 90s में और अर्ली 90s में, मतलब कि 1940s में 14 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ। तो हुआ क्या वर्ल्ड वॉर में कि वो लोग अभी वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए, ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए। ओके, तो तब हमने फ़ायदा उठा के अपना काम बढ़ा दिया। ओके, वो अभी हम पढ़ेंगे, वो आयरन एंड स्टील में भी हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। सर वर्ल्ड वॉर में होती एक्चुअली 2 कंट्रीज के बीच में ही है वॉर में। 2 कंट्रीज मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 2 ग्रुप है, ऐसा कि 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, और किसको किसके ग्रुप में जाना है वो हमें डिसाइड कर देना है। लाइक दैट कि सपोज 5-5 लोग हैं, ऐसा समझो, 5-5 लोग हैं, एक इंडिया में है और दूसरे 5 पाकिस्तान में है। और फिर एक बैट्समैन आया, बोले कि मैं खेलूंगा इंडिया की तरफ से, तो वहाँ चला गया। फिर एक बॉलर आया, बोलेगा मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा, तो वो वहाँ चला गया। तो अलग अलग नेशंस ऐसे आए, और तुम किसको सपोर्ट करते हो वैसे आए। जो जीतेगा
वो फिर जो जीतने के जो बेनिफिट्स होंगे उसमें शेयरिंग हो जाएगा, और हार गए तो हार गए, और कुछ नहीं। ओके, लाइक दैट। तो अभी आ गई है कॉटन मिल्स। ओके, इंडिया किसके तरफ से? इंडिया किसी की तरफ से था ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडिया किसी की तरफ से नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे तो इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था। तो ब्रिटिशर्स जहाँ भी लड़ते थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियन पीपल भी जाते थे आर्मी में, फोर्सफुली। सबको जाना नहीं होता था, फिर भी हमारे जवान जाते थे ब्रिटिश आर्मी में लड़ने के लिए, क्योंकि बाय रूल, मतलब वो तो हमें रूल कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, लाइक दैट। तो अभी आ गई है कॉटन मिल्स। ओके, यहाँ से भी झटका लगा हमारे जो वीवर्स हैं उनको। क्यों? क्योंकि मिल्स आ गई है तो फिर वो बना हुआ कौन लेंगे? मिल्स में तो ऑटोमेटिक सब बने रहेगा। तो देखो, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। पहली स्टार्ट हुई कॉटन मिल 1854 में। कहाँ पर? मुंबई में। ओके, और मज़ा आ गई वहाँ पे, मतलब अच्छी चली। क्यों? क्योंकि अगेन बॉम्बे है, मुंबई है, वो कोस्टल लाइन है। हमने कल ही देखा था, कोस्टल लाइन है तो इजी है, बना बना के बेच दो। ओके, और वापस कॉटन है, कॉटन ही बना रहे हैं हम सबसे ज़्यादा। और अभी हम आगे 9th में और 10th में पढ़ेंगे कि कॉटन के लिए सबसे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि कॉटन के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो मुंबई में मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक ही ब्लैक सॉइल थी, और उनको मुंबई में लेबर्स भी बहुत जल्दी मिल रहे थे। जैसे यहाँ पे वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, वैसे मुंबई में भी बहुत सालों से लोग काम करने जाते हैं। जैसे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो या बिजनेस हो, गुजराती हो और से पारसी हो। ओके, जो पारसी और गुजरातीस थे वो जनरली मतलब है अभी भी, जो वो जनरली मुंबई जाते हैं बिजनेस करने के लिए। ओके, तो वो पहले से ही चलता आ रहा है। और वहाँ से कॉटन मतलब लेबर भी मिल गया, सॉइल भी मिल गई, तुम्हें पॉट भी मिल गया, सारे ही अच्छे पॉइंट है। तो मुंबई एज अ हब बन गया कॉटन मिल का। ओके, सो फ्रॉम द अर्ली 19th century बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। तो एक हब बन गया था वो। नाउ इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। बताया महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा क्लोज भी था, वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है कहाँ पर, पता है? गुजरात में? हाँ, भरूच में। तुम जो रोड से आते हो ना, वहाँ पे वो जो खेत है वहाँ पर। हाँ हाँ सही में? हाँ, सबसे ज़्यादा। ओके, तो वो, और गुजरात में भी सबसे ज़्यादा, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर ब्लैक सॉइल है तो हमारे एरिया में ही है। मतलब भरूच, सूरत, वलसाड़, वापी, अंकलेश्वर, थोड़ा ऐसे जाए तो पालेज और एंड ऑल। ओके, यही एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है। और बीच में भी है, बीच में इन द सेंस सौराष्ट्र साइड भी ब्लैक सॉइल है, और साउथ गुजरात में ब्लैक सॉइल है। ओके, तो सर वो जमीन किसी के है नहीं ना, मतलब वो गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट की है। यस, वो गवर्नमेंट की है। तो सर वो बिकता कहाँ है सर? फैक्ट्रीज में? हाँ, फैक्ट्रीज में। सो इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। When cotton textile mills came up, they could get supplies of raw materials with ease. तो अभी जब टेक्सटाइल मिल्स आई तो उनको इजीली सप्लाई मिलता गया। क्यों? क्योंकि सब नज़दीक ही है, पूरी सॉइल जो ब्लैक सॉइल है वो नज़दीक है, कॉटन सबसे अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, लेबर्स भी मिल रहे हैं, और एज अ पोर्ट है मुंबई, क्योंकि सी वे है। तब तो नहीं थे रोडवेज, एयरवेज तब नहीं थे। ओके, एयरवेज क्या, तब तो मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ था। वो राइट ब्रदर्स ने तो जस्ट फाइंड किया था कि ऐसा कोई प्लेन जैसा कुछ हो सकता है जिसमें हम उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लेन सेवा शुरू नहीं हो रही थी। ओके, तो एक ही रास्ता था, कौन सा? सी वेज, दूर दूर जाना हो तो इसलिए ये कॉटन मिल्स मुंबई में आई थी। देखो यहाँ पे वर्कर दिख रहे हैं, दैट इज़ वर्कर्स इन अ कॉटन फैक्ट्री किरका 1900, फोटोग्राफ बाई राजा दीन दयाल। राजा दीन दयाल ने फोटोग्राफ लिया था, ये पेंटिंग नहीं है, ये फोटोग्राफ है। मोस्ट वर्कर्स इन दी स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स वेयर वुमेन, while workers in the weaving department were mostly men. Understood? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रही है? ओके, हिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रहा है अभी? ये चैप्टर में तो नहीं लग रहा है ना?
नहीं लग रहा हो तो बताओ, लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अच्छा चलो। अभी हम यही टॉपिक तो अभी चल रहा है, दैट इज बाय 1900, ओके, मतलब जब 19th सेंचुरी की बात है कि बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। बॉम्बे में 84 मिल्स अराउंड स्टार्ट हो गई थी। मैनी ऑफ दीज वेर एस्टेब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू द ट्रेड विद चाइना। तो इसमें से बहुत सारी पारसी और गुजराती बिजनेसमैनों ने स्टार्ट की थी और चाइना में बेचा जाता था और पैसे कमाए जाते थे, ओके। मील्स केम अप इन अदर सिटीज टू, अदर सिटीज में भी मील्स आई थी। द फर्स्ट मील इन अहमदाबाद वो स्टार्टेड इन 1861, 1854 में मुंबई और 1861 में अहमदाबाद। A year later, a mill was established in Kanpur, 1862. In the United Provinces, growth of cotton. United Provinces मतलब के ये जो पूरा उत्तराखंड, बिहार, वो वाला ऊपर का एरिया है ना, उसको यूनाइटेड मतलब एक साथ वाला जो एरिया ऊपर का था वो। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर। तो यहाँ हुआ क्या, कॉटन मिल्स हमने स्टार्ट तो कर दी लेकिन लेबर की डिमांड बढ़ गई। अब लेबर लाए कहाँ से? अभी की मशीनरी जैसे थोड़ा था। अभी देखो फोटोग्राफ में ही हमने देखा कितनी सारी वुमेन्स वर्क कर रही थी, ओके। तो इतने सारे लेबर्स लाए कहाँ से? मिल्स तो स्टार्ट कर दी, अभी लेबर्स कहाँ से लाएंगे? सो ग्रोथ ऑफ डिमांड लेबर, थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन द मिल्स। तो तब क्या हुआ, हजारों पुअर फार्मर्स जो थे, गरीब गरीब फार्मर्स जो थे, क्योंकि अब तो गरीब ही हो गए, क्योंकि उनका कॉटन तो वो अगर फार्मिंग करके कॉटन ले भी आए तो बिक नहीं रहा है और लो प्राइस में बिक रहा है, तो वो तो गरीब हो गए हैं सब। तो वो लोग ने क्या किया, अपना सब काम धंधा छोड़कर, आर्टिशंस मतलब जो आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, ओके, कोई मतलब सपोज यही आयरन स्मेल्टर्स है, ओके, कोई कारपेंटर है, कोई कारपेंटर है, फिर मतलब कोई सपोज पोएट है, वो भी आर्टिशंस ही है, ओके। तो ये सभी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में मतलब कि फार्म में काम करने वाले लेबर है, ये लोग सब जो जिसके पास काम धंधा नहीं था, सभी लोग सिटीज़ में जाके काम करने लगे, ओके। तो ये जो लेबर की डिमांड थी वो सेटिस्फाई हो गई। नाउ in the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. पहले थोड़े डिकेड्स तक मतलब 10, 20, 30, 40 साल तक थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रही। It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पे तकलीफ क्या हो गई कि ब्रिटेन से इंपोर्ट तो हो रहा है और वो चीप टेक्सटाइल हो रहा है, मतलब हम जो बना रहे हैं उससे भी चीप है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी हमसे, तो हमारा जो टेक्सटाइल है उससे भी चीप टेक्सटाइल वो लोग ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीपल, जैसे अभी हम चाइना का ले रहे हैं सस्ता सस्ता बोल के, वैसे भी तभी हम ब्रिटिश का ले रहे थे सस्ता सस्ता बोल के। खुद की कंपनी हो तो भी हम यूज़ नहीं करते थे, जैसे हम अभी टेलीग्राम कम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक दैट, ओके। और एक बार किसी की आदत लग गई तो छूटने में भी टाइम लगता है, अगर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट से, मतलब ये तो क्या हो गया, शेयरिंग बेस हो गया ना। मैं तुम्हें मैसेज भेजना चाहता हूँ तो तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप ही है और मैं टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों को सेम ऐप यूज़ करनी पड़ेगी। सो इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें अकेले को कुछ यूज़ करना है, सपोज कोई वीडियो देखने के लिए कोई ऐप है तो मैं अलग यूज़ कर रहा हूँ, तुम अलग यूज़ कर रहे हो, चलेगा, क्योंकि वो खुद का है। लेकिन इसके लिए तो कोई दो हमने सेम व्यू पॉइंट वाले होने चाहिए। In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. तो सभी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा import duties ला ली थी। These eliminated the competition and protected infant industries. मतलब ये competition को eliminate कर दिया। सपोज हमारा अभी कपड़ा ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी डाल दी है, तो हमें पे करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम भेजेंगे ही नहीं कि रहने दो, फिर मिलने ही वाला कुछ नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ बेच के हम क्या करेंगे। तो नई नई जो इंडस्ट्रीज थी हमारी कॉटन मिल्स, उसको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो ये एक मतलब ब्रिटेन का चीप जो कपड़ा था, टेक्सटाइल था, वो बिकता रहा और इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा थी। दूसरा पॉइंट,
और थर्ड पॉइंट ये है दैट इज द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज टू सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। मतलब क्या, यही बहुत बड़ा पॉइंट है क्या कि जो गवर्नमेंट थी, जैसे इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड में पता चला कि इंडिया की टेक्सटाइल बहुत फेमस है, फिर उन्होंने वो सिल्क और वो कल हमने पढ़ा था कि सिल्क और वूल मेकर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, कैलिको एक्ट आया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्ट किया कि भाई भले ही तुम इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन यहाँ के वर्कर्स मर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तुम क्या इंडिया से सब कुछ ला रहे हो और हमारी हॉबी है करके पहन रहे हो। ओके, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट ही उनकी थी, तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लाया कि सपोज कहीं से आ रहा है तो उसको ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी, इंडिया में आ रहा है तो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, या फिर क्या बोलते हैं कि जो डिस्काउंट रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं, या कोई नहीं, मतलब यहाँ इंडिया में आके सिर्फ इंडिया में इंडिया का ही टेक्सटाइल बिकेगा, बाहर का नहीं बिकेगा। जैसे वहाँ तो वो कैलिको एक्ट लेके आए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट लेके आए नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री को फायदा हो रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ जो बिकेगा ब्रिटिशर्स का पैसा तो जाएगा इंग्लैंड में ही। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज, तो इसीलिए हमारी लोकल इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई। The first major sprint in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. तो अभी पहला जो अच्छा, ये सब तो क्या डिक्लाइन ही होता रहा, तो अच्छी बात कब हुई, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हमारे लिए अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गया, अभी वो क्या बनाने लगा वहाँ की इंडस्ट्रीज को, मतलब मेजरली क्या करने लगे वो लोग, आर्म्स बनाने लगे। ओके, मतलब हथियार बनाने लगे, आर्म्स बनाने लगे, क्योंकि कपड़े जूते चप्पल से थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो वो लोग आर्म्स बनाने लगे। और हम क्या करने लगे, हमारे पास तो हमारे कपड़े बनाने का था ही, तो हम तो चालू ही रखा। और फिर जो आर्मी जो थी ब्रिटिशर्स की और इंडिया की, दोनों की आर्मी को पैसे मतलब कपड़े तो पहनने थे, तो ये कपड़े कौन प्रोवाइड करने लगा, इंडिया के ही लोग प्रोवाइड करने लगे, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री कपड़े अभी बनाना थोड़ा दिन तक पॉज किया था, क्योंकि वो लोग दूसरे अमाउंट में पैसे और सब कुछ वहाँ के आर्म्स एंड सब मिलिट्री मशीनरीज एंड ऑल उसमें पैसे लगा दिए थे। तो मतलब हमारे लिए फायदे की बात क्या हो गई कि हमारे लिए ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। ओके, ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो हमारे वर्कर्स और टेक्सटाइल मिल के जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? Yes. तो वर्ल्ड वॉर 1 हमें कपड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा, और अभी हम पढ़ेंगे स्टील एंड आयरन स्मेल्टर्स, उसके लिए भी हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 1 अच्छा साबित रहा। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है। समझ में आया? Yes, sir. अच्छे से समझ में आया? पक्का? हाँ, sir. Okay, चलो. Now we will see the second topic, that is iron smelters का. So first of all start किया जाता है the sword of टीपू सुल्तान and wood steel. ओके, तो क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है टीपू सुल्तान को? ये क्या मतलब, यहाँ टीपू सुल्तान कहाँ से आ गए बीच में? तो देखो ये जो फिगर दी हुई है, फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, टीपू स्वॉर्ड मेड इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में जो बनाई गई थी उसका फोटोग्राफ है। रिटर्न विथ गोल्ड ऑन स्टील हैंडल, ये स्टील का हैंडल है और गोल्ड से लिखा हुआ है हैंडल ऑफ टीपू स्वॉर्ड, वेयर कोटेशंस फ्रॉम कुरान, कोटेशंस फ्रॉम कुरान मतलब कुरान जो होली बुक है मुस्लिम्स में, इस्लाम में, वो वेयर कोटेशंस फ्रॉम द कुरान विद द मैसेज अबाउट विक्ट्रीज इन वॉर, के विक्ट्रीज इन वॉर के मैसेज है। नोटिस द टाइगर हेड टॉवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल, तो हैंडल का जो बॉटम है यहाँ पे ऐसे टाइगर हेड बनाया हुआ है, ये हैंडल का बॉटम जो है वहाँ पे ऐसे टाइगर हेड बनाया हुआ है। ओके, जो दिखा है यहाँ फोटोग्राफ में इतना नहीं दिखता है यहाँ पे ऐसे। ओके, सो ये इतनी फेमस क्यों थी? तो इसके लिए क्या है कि ये इतनी फेमस थी और इन्होंने सही में हुआ क्या पता है, यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने, या फिर आगे अंदर लिखा होगा कि इन्होंने क्या किया, ये जो टीपू सुल्तान की ये है ना तलवार है, स्वॉर्ड है, वो टीपू सुल्तान को तो मार दिया और फिर ये तलवार उठा के वहाँ ले गए, क्योंकि उनके पास तलवार ही नहीं थी, ऐसा नहीं था लेकिन वहाँ ले गए और वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई है आज भी। ओके,
टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से बनाई हुई थी कि तुमने ऐसे कवर पहना हो ना, वो स्वॉर्ड को मतलब सामना करने के लिए यहाँ पे हमारे चेस्ट पे या ऐसे हाथ पे कवर होता है। वो बाजीराव, वो किसका मूवी आया था, अजय देवगन का मूवी आया था, तानाजी। तो उसमें कैसे एक हाथ में वो होता है, वो जो हमारे डिफेंस के लिए होता है, एक हाथ में तलवार होती है, और वो डिफेंस वाले का सेम मटेरियल वाला चेस्ट पे भी बनाया हुआ होता है कि कोई चेस्ट पे ऐसे मारे तो लगे ना। ओके, तो इसीलिए ये ऐसी तलवार थी कि ये चेस्ट पे तुमने पहना हो या ये जो ये डिफेंस के लिए जो हमारा है, जैसे एवेंजर का होता है, वो कैप्टन अमेरिका का होता है शील्ड, वैसा शील्ड हो तो उसको अंदर मारेंगे ना तो उसके अंदर भी होल हो जाएगा। उतनी ज्यादा शार्प इसकी स्वॉर्ड थी टीपू सुल्तान की। जैसे थॉर का स्पेशल हैमर है, वैसे ही टीपू सुल्तान की स्पेशल हैमर ये स्वॉर्ड थी कि कुछ भी हो जाए काट डालेंगे, चीर डालेंगे ऐसा। तो ऐसा क्यों मतलब ऐसा तो क्या, तो वो स्पेशल मेथड से बनाई गई थी जो बाकियों को नहीं पता थी। मतलब पहले के जो तुमने देखा होगा पुरानी मूवी, पुरानी इन द सेंस पुराने जॉनर की मूवी अगर देखी होगी तुमने, अगर जोधा अकबर देखी होगी तो उसमें एक सीन आता है जिसमें ये तलवार की बातें की गई है। और तुमने ये तो देखी ही होगी अपनी दो पार्ट में बाहुबली आई थी, तो उसमें तलवार का कितना इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि ये इतने मतलब ऐसे बनाई गई है, ये है वो है। फिर वो एक फ्लॉप मूवी भी आई थी, ऋतिक की ही आई थी, मोहनजोदड़ो, उसमें भी तलवार की मतलब क्या इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐसे आयरन स्मेल्टर होते हैं, वो पर्टिकुलर वे में कितना टाइम देने के बाद एक पर्टिकुलर स्वॉर्ड बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इकलौती तलवार थी नहीं, ऐसी तो बहुत ज्यादा, जैसे महाराणा प्रताप की तलवार थी, वो हमारे पास है अभी। ओके, इंडिया के पास है, तो वो सब है, वो भी उतनी ही ज्यादा मतलब पावरफुल थी। तो सर ये किसके पास है? टीपू सुल्तान। नहीं सर, ये किसके है अभी? अभी इंग्लैंड में है, म्यूजियम में। ओके, लेकिन सर पता तो है ना कि टीपू सुल्तान, हाँ लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान स्वॉर्ड, जो हमने टीपू सुल्तान को हराने के बाद, मारने के बाद हम इंडिया से लेके आए थे, वैसे अभी भी हमने चुराई थी, ऐसा भी वो अच्छे बोल्ड में लिखते हैं कि हमने चोरी की थी ऐसा। चलो, सो क्या है यहाँ ये पता चला। तो ये आयरन स्मेल्टर्स, ये पर्टिकुलर लोग होते हैं, वही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते, सबका अलग अलग हुनर होता है, हॉबी होता है, स्किल होती है। तो ये अलग स्किल वाले लोग हैं। एक स्किल तो हमने देख ली वीविंग वाली, अभी हम दूसरी स्किल्स के लोग देख रहे हैं, आयरन स्मेल्टर्स। तो we begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799 तक उन्होंने रूल किया था। Fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. हाथ में ही तलवार थी और तब मर गए थे ब्रिटिश के साथ। 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कौन सा? टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान ने, यस। Tipu's legendary swords are now part of a valuable collection in museum in England. दिखा है ना, देखो। Now, but do you know why this sword was so special? This sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. वो जो शील्ड होता है उसको आर्मर बोलते हैं, तो रिप अंदर भी छेद कर देता है ऐसे। This quality of sword came from a special type of high carbon steel called woods, which was produced all over the South India. वो साउथ इंडिया में बनता था और वो साउथ इंडिया के ही थे। कहाँ के थे? मैसूर कहाँ में है? कर्नाटका में। ओके, तो कर्नाटका में साउथ इंडिया, मतलब ये साउथ इंडिया की बात है टीपू सुल्तान की, लेकिन ऐसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे वुड्स पाया जाता था। ओके, तो ये वुड्स क्या है? एक पर्टिकुलर कार्बन कंटेंट का आयरन मटेरियल है, वही है स्टील। ओके, हाई कार्बन स्टील है, उसी को वुड्स बोला जाता है। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विथ अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। ओके, मतलब उसमें से पानी बह रहा हो ना, ऐसे लगता है। दिस पैटर्न केम फ्रॉम द वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। तो ये पैटर्न ऐसे ही आती है, वेरी फाइन, जो बोलते हैं वेरी स्मॉल फाइन कार्बन क्रिस्टल्स। ये पता चला। तो ये तो टीपू सुल्तान की स्टोरी थी जो हमने डिस्कस की। नाउ वो तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ? जैसे यहाँ हमारी डीके, हमारा जैसे कपड़ा फेमस था कॉटन टेक्सटाइल, वैसे हमारा आयरन एंड स्टील भी फेमस था। अभी सब कुछ सेम चलेगा, पहले का समझ में आ गया। अभी यहाँ वही स्टोरी वापस चलेगी। बहुत ज़्यादा फेमस था
वो लोग ने भी बनाना शुरू कर दिया, हमारे लोगों को प्रॉफिट कम हो गया, फिर हमारे ये जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो लोग के पास काम धंधा नहीं रहा, वो भी डिकेइंग करने लगे, वही सब चीज़ चलेगी। ओके, सेम स्टोरी चलेगी, जैसे वीविंग में हुआ, क्लोथ में हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। So Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, फ्रांसिस बुकेनन आए थे, ओके, अ ईयर आफ्टर टिप्पू सुल्तान डेथ, वो 1 साल के बाद आए थे टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद। कौन हैज सर? ये फ्रांसिस बुकेनन, सर वो कौन है? वो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट थे, जो जो जिनको मतलब ये आयरन का, कोल का, ओके, वो कार्बन का ज़्यादा नॉलेज हो वो, ओके, मतलब जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। यस। ओके, सो कहाँ गए हम, हैज लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग, इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर। तो हैज लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक, ओके, मतलब ये हमें बता के गए थे कि मतलब ये जो टेक्निक है वुड स्टील वुड स्टील में से जो स्वॉर्ड बनती है, वो टेक्निक हमें बता के गए थे। नाउ इन दिस फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद द चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। तो इसमें गुड आफ्टरनून, सो इसमें आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स। तो मतलब आयरन के साथ चारकोल मिक्स किया जाता था एंड चारकोल मिक्स किया जाता था और फिर उसको क्ले पॉट्स भी अंदर रखे हुए जाते थे। ओके, थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर्स द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too। मतलब ये फर्नेस में क्या होता था, फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी जैसे ईंटों की भट्टी होती है ब्रिक्स बनाने के लिए, वैसे ही एक सपोज रूम जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायर किया जाता है, कंबशन किया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बनता है। ओके, तो ये एक स्मेल्टिंग इसमें भी फर्नेसेस यूज होती है। अभी यहाँ क्या बोला है कि एक इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही इंट्रिकेट मतलब डेलिकेट, तो एकदम डेलिकेट माइन्यूल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि सपोज 1500 डिग्री सेल्सियस से 1670 डिग्री तक जाओ, फिर वापस ठंडा कर देना 1200 डिग्री सेल्सियस तक, फिर वापस 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करना, वैसे इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। अभी भी तुम देखो, अगर ग्लास इंडस्ट्री तुम कभी देखने जाओ कॉलेज में से, अगर तुम्हें परमिशन जहाँ पे मिले वहाँ पे, और अगर तुम कभी सर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा ग्लास इंडस्ट्री में भी अभी फर्नेसेस यूज होती है। तो ऐसी फर्नेस होती है, उसको पर्टिकुलर 1500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा जाता है फर्नेस को। तो जैसे ही तुम पाउडर वाउडर ये मार्बल वार्बल कुछ भी डालोगे ना, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे तो सब मेल्ट ही हो जाएगा। फिर उसको वापस ठंडा किया जाएगा, उसको ठंडा करते हैं तब जाके ग्लास बनता है। ओके, सर ठंडा वाला सब पूरा ठंडा ही वो करना पड़ेगा, फिर बाहर निकलते से स्टील हो जाएगा वो? नहीं, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होगा वो ऑटोमेटिकली सॉलिड बनता जाएगा। ओके, तो और यहाँ पे आयरन स्मेल्टिंग भी वैसे ही होता है जैसे ग्लास में होता था वैसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन सेंट्रल एंड वेस्ट पार्ट ऑफ एशिया में भी ये वुड स्टील बनाया जाता था। वुड स्टील से बनाए हुए जो स्वॉर्ड है और दूसरे टूल्स एंड मशीन्स है और आर्म्स है वो भेजे जाते थे। अंडरस्टूड? नाउ वुड्स इज एन एंजिलाइसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू मीनिंग स्टील। मतलब वुड स्टील क्या है, एक प्रिसाइज्ड, ओके, ये जो है एंग्लिसाइज्ड, एंग्लिसाइज्ड मतलब क्या है कि एक बहुत ही पुराना टेक्निक और बहुत ही एंशिएंट वाला जो हमारा टेक्निक है वो टेक्निक। 1 मिनट पारित, आई विल कॉल यू। हेलो, हाँ हाँ, हम्म, हम्म, हाँ हाँ, बराबर, ओके, તે કાલે તો કઈ રૂ નહીં આવ્યું. સારું કઈ નહીં, ચાલ નહીં જોઈશ.
था। हाँ, तो ये सारे मीनिंग है, मतलब ये तेलुगु में हुक्कू बोला जाता है, तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू बोला जाता है, मतलब स्टील का ही पार्ट है, वो ही बताया गया है। ओके, नाउ इंडियन वुड स्टील्स फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। ये जो हमारा जैसे टेक्सटाइल पसंद आ गया था, वैसे ही इंडिया का वुड स्टील वो यूरोपियन साइंटिस्ट को फैसिनेट कर रहा था, चौंका रहा था कि ये क्या चीज़ है यार ऐसे। माइकल फेराडे, वेल नोन साइंटिस्ट, नाम सुना ही होगा। ओके, नहीं सुना होगा तो सुन लोगे। द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जिसने बल्ब जलाया था। ओके, लेकिन बल्ब की इन्वेंशन इन्होंने नहीं किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया था? माइकल फेराडे ने। स्पेंड 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। ओके, वो यहाँ पे आए थे, माइकल फेराडे इंडिया में आए थे और 4 साल स्टडी करके गए सब कुछ कि ये इंडियन वुड्स एक्चुअली है क्या, इतना फेमस क्यों है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century। ले देखो, अभी मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 तक ये जो वुड स्टील मेकिंग जो इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है वो लॉस्ट हो गया, लोग भूल गए। कैसे, अभी हम देखेंगे। ओके, लेकिन जैसे ये भूल गए वैसे ही हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे पास तो मतलब बोलते हैं ना पुष्पक विमान बोलते हैं, तो पुष्पक विमान तो वो टाइम पे भी प्लेन था ऐसा, तो फिर भूल क्यों गए। ओके, हमारे पास भी मतलब सपोज जैसे 9 प्लैनेट्स है, तो 9 प्लैनेट्स की पूजा और एंड तो हम तो सालों से करते आ रहे हैं। ओके, तो इन्होंने तो अभी 17th सेंचुरी में पता किया सब कुछ कि ऐसे हमारे अर्थ के अलावा दूसरे भी ऐसे प्लैनेट्स हैं एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें अगर पता थी हमें तो भूल क्यों गए? तो यही सारे रीज़न की वजह से भूल गए। कौन से रीज़न? कैन यू गैस वाई दिस वॉज सो? The sword and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from the England displaced the iron and steel produced by the craftspeople in India। तो क्या हुआ कि कैसे भूल गए मतलब ऐसा नहीं किया कुछ जादू किया और भूल गए, बट हुआ क्या कि वहाँ से आयरन एंड स्टील आने लगा। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो वहाँ से आयरन एंड स्टील आने लगा, वो लोग अपना ही बेच रहे थे, जैसे वीविंग में किए थे, टेक्सटाइल में किए थे, वैसे ही अपना कपड़ा बेच रहे थे, वैसे ही अपना आयरन एंड स्टील एंड आर्म्स एंड एवरीथिंग, टूल्स, मशीनरी, वो अपना अपना बेच रहे थे वहाँ से आया हुआ। ओके, तो हमारे जो आयरन स्मेल्टर्स थे उन लोग के पास काम नहीं था, तो उनका अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो वो बनाएंगे क्यों? तो वो बनाएंगे ही नहीं, और बनाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही रहे। तो पूरी सपोज एक जनरेशन ऐसी ही रही, किसी ने कुछ किया नहीं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसी ही रही, किसी ने कुछ किया नहीं। जैसे हमने वीवर्स में देखा था कि ये लोग ने सीखा, फिर उनके बेटों को सिखाया, फिर उनके बेटों को, तो वो चलता रहा। ओके, आगे सिखाते गए और वो चलता रहा। लेकिन खुद ही अभी सपोज बंद कर दिया है सीखना, क्योंकि कुछ आगे होगा नहीं, तो काम करना बंद कर दिया, तो फिर अपने दूसरे बेटों को और उनको भी क्या कुछ नहीं सिखाएंगे। तो वो चीज़ धीरे धीरे करके 1-2 जनरेशन, मतलब कि ऐसा समझो 20-30 साल में, 20-30 साल तक ऐसा कोई हमारा इतना ज़्यादा डिमांड रहा ही नहीं इंडियन, ये हमारे जो आयरन स्मेल्टर्स हैं उनका कोई काम मिला ही नहीं। तो फिर पूरी जनरेशन मतलब नॉलेज तो था लेकिन यूज़ नहीं किया, इसलिए भूल गए। मतलब ऐसे समझो कि कोई ऐसे हमारी पूरी एक जनरेशन है किसी की, उनको सब कुछ पता है, और वो जनरेशन ऐसे समझो कि वो मर गई, उनकी एज हुई और वो मर गई, एज हो गई उनकी और वो मर गए। अभी वो मर गए और उन्होंने किसी को सिखाया होगा तो ठीक है, नहीं सिखाया होगा तो वो राज, वो साइंस, वो नॉलेज उनके साथ ही चला गया। ओके, तो वैसे ही हम सब भूल गए, मतलब किसी ने कुछ सीखा। अभी सपोज ऐसा समझो कि कोई बेटा 5 साल का होगा तब किसी उसके दादा ने सिखाया होगा, वो बड़ा होगा तब थोड़ी उसको याद होगा कि दादाजी ने ऐसा सिखाया था। हाँ, मूवी में हो सकता है कि याद हो, लेकिन एक्चुअली में कैसे याद रखेगा? हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसा याद रहेगा, लेकिन डिट्टो थोड़ी याद रहेगा।
सो ऐसे करके हम अपना जो क्राफ्टमैनशिप जो थी हमारी वो भूल गए. अंडरस्टूड? यस सर. ઓકે, ચલો તમે પેલું ચેપ્ટર વાંચો, હમણાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. फिर और आगे क्या हुआ देखो, एबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस के बहुत एबंडेंट मतलब ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया फर्नेसेस को. क्यों? अरे लोगों के पास काम ही नहीं है तो फर्नेस में जाके करेंगे क्या. ओके देखो, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन. तो वुड स्टील बनाने के लिए तो एकदम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस है, सब कुछ चाहिए. ओके, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक तो वो कॉमन ही थी. इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. तो बिहार और सेंट्रल इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग ये आयरन ओर जो पहाड़ों पे से और कहीं कहीं से उठा उठा के ले आते थे आयरन ओर, और घर में यूज़ करने वाली, भले ही वो टूल्स एंड मशीनरीज और वो सब नहीं बना रहे हैं, तलवार बलवारें नहीं बना रहे हैं, लेकिन घर में यूज़ करने वाले बर्तन है और जो भी घर में यूज़ करने वाले टूल्स है, चाकू है, ये वो है, कुछ भी, वो सब चीज़ें तो बना रहे थे. ओके, तो उतना तो आता ही था. भूल गए थे वो वुड स्टील बनाना, भूल गए क्योंकि वुड स्टील जैसा कुछ अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा बहुत याद तो था ही. नाउ द फर्नेसेस वेयर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स. जो फर्नेसेस थी, फर्नेसेस मतलब ऐसे रूम जैसा फर्नेसेस, वो बनती थी किससे? मिट्टी और ईंटे से. ओके, हाँ, द स्मेल्टिंग वॉज डन बाई मैन वाइल वुमेन वर्कड दी बैलोज. तो वहाँ पर जैसे स्पनिंग होता था, स्पूनिंग होता था वुमेन से और वीविंग होता था मैन से, वैसे ही यहाँ पे जो स्मेल्टिंग होता है वो मैन से होता है. मतलब जो पिघालते हैं वो मैन पिघालते हैं और वुमेन क्या करती है? बैलोज को ऑपरेट करती है ना. व्हाट इज बैलोज? अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर. जैसे कि ऐसा समझो कि जस्ट लाइक पिचकारी कैसे होती है, अंदर पानी भरा और फिर ऐसे किया तो आगे से पिचकारी में से निकला पानी, लाइक दैट एक बैलो होता है. जैसे कार्टून में आता था टॉम एंड जेरी एंड वॉल में, कि ऐसे 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 वो क्या बोल सकते हैं, ऐसे एक पेज जैसा था, तो यहाँ ऐसे है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक नोज जैसा है, नोजल जैसा है. पिचकारी में कैसे नोजल होती है वैसे ही, फिर इसको करके ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आगे से हवा निकलेगी. मतलब ऐसा है, ऐसे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे ऐसे नोजल निकली हुई है. ऐसे याद करो, ऐसे विजुअलाइज करो. ट्रायंगल है और उसके एक कॉर्नर के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर ऐसे नोजल निकली हुई है, और जो कॉर्नर पे नोजल निकली हुई है उसकी आजू बाजू की जो एडजेसेंट साइड्स है वो साइड्स को ऐसे प्रेस किया जाता है. तो ऐसे प्रेस किया तो वो नोजल में से हवा बाहर निकलेगी, फिर वापस ऐसे खोला तो अंदर हवा जाएगी और फिर प्रेस किया तो हवा बाहर निकलेगी, लाइक दैट. तो ये होता है बैलो. ओके, ये बैलो ऑपरेट कौन करता था? वुमन. पंपिंग द एयर दैट कैप्ट द चारकोल बर्निंग. ओके, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है बेलोज ना, नहीं दिया हुआ. तो किस लिए यूज होती थी? एयर को पंप करने के लिए. ओके, नाउ ये देखो, ये एक विलेज है, अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर दी अगारियाज अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर लिव्ड. तो मतलब ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है जहाँ पे एक कम्युनिटी नोन एज अगारियाज, वो यहाँ रहते थे. सम कम्युनिटीज लाइक द अगारियाज स्पेशलाइज्ड इन द क्राफ्ट्स ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. In the late 19th century, a series of famines devastated the dry tracts of India. In central India, many of the Agaria iron smelters spotted work, deserted their villages and migrated, looking for some other work to survive the hard time. A large number of them never worked their furnaces again. मतलब सब लोग अपनी अपनी फर्नेसेस छोड़ के चले गए. अबेंडेंट मतलब ऐसे ही फर्नेस छोड़ के चले गए. क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा काम ही नहीं है तो फर्नेस को जला के करेंगे भी क्या. ऐसा समझो कि ये मैंने तुम्हें जैसे बताया, ग्लास फर्नेस को इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना पड़ता है. अभी ग्लास की डिमांड चली गई तो हम फर्नेस को ऑन क्यों रखेंगे? बंद कर देंगे. क्योंकि उसको ऑन रखने के लिए, मतलब उसमें जलता हुआ कंबशन रखने के लिए उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा. तो फोकट का फ्यूल क्यों डालेंगे जब कुछ होने ही नहीं वाला. तो फर्नेस मतलब सर भट्टी ना? भट्टी, यस, भट्टी मतलब फर्नेस का मीनिंग ही होता है भट्टी. ओके, तो वो सब ऐसे छोड़ छोड़ के चले गए थे.
आया समझ में? यस पक्का? यस तो कितना टाइम हुआ है? हाँ, तो बाकी का हम अभी बाद में देखेंगे। ओके, अभी कितना है? बस ख़त्म हो गया ना? हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो बिजनेसमैन, अभी ये हमारा आयरन स्मेल्टर्स का यही है। और फिर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, तो हम GRD टाटा, ओके, जमशेदजी टाटा और उनके लड़के और सबने क्या किया वो सब यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा बहुत। ओके, दोराब उनके बेटे हैं ना, दोराब जी उनके बेटे हैं ये, वेल्ड एंड दोराब जी। कौन से सर, किसकी बात कर रहे हो आप? रतन टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जमशेदजी टाटा उनके पापा, अच्छा हाँ, उनके भी पापा। ओके, उनकी बात कर रहा हूँ। JRD टाटा उनका नाम था। हाँ, अच्छा, मेरे को लगता था इनका ही नाम है। नहीं नहीं नहीं, इनका नाम नहीं है। ओके, तो ये हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके 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 पारिता, दैट्स इट फॉर टुडे।